वह बहुत छोटी है, अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। मैंने उससे पूछा था, मगर वह विनोद के साथ शादी के लिए राजी नहीं हुई है। उसने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा। जूली उस वक्त बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। विनोद को बता रही थी उसे अपने ससुराल में देवर के सामने मना करते हुए पहले ही डर महसूस हुआ था। विनोद एकदम गुस्से से खौल उठा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दर्शनी जैसी मामूली लड़की उसे मना करेगी। भला क्या कमी थी उसमें? बाप का आधा बिजनेस पहले ही उसके नाम पर था। दौलत, शोहरत, शक्ल, सूरत बहुत खूबसूरत थी। लोग पलटकर उसे देखने लग जाते थे और दर्शनी जैसी मामूली लड़की के लिए उसने माधवी जैसी हाई फाई क्लास लड़की का रिश्ता ठुकराया था। मगर सामने से उसे साफ मना कर दिया गया था। वह कुछ पल तो सामने बैठी अपनी जूली भाभी को देखता रहा और फिर चुप से उठकर अपने कमरे में चला गया। वह बुरी तरह से बौखला गया था। वह बार बार अपने कमरे का चक्कर काट रहा था। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी दर्शनी ने अपने नाखून काट काट कर उंगलियों को पूरा जख्मी कर दिया था। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे लिए अपना रिश्ता भेजें? बेशर्म लड़का लगता है। उसका दिल माधवी से भर गया होगा, जभी तो वह अब मेरे ऊपर डोरे डाल रहा है। मैंने पहले ही कहा था मुझे यह लोग अच्छे नहीं लगते। आपसे ही बातें करते हुए बहुत गुस्से में टहल रही थी। विनोद का रिश्ता जली और उसके ससुर लेकर आए थे, तो दादी बिल्कुल चुप थी। उन्होंने दर्शनी से अकेले में बात की थी। वह तो रिश्ता सुनते ही बिल्कुल गुस्से में आ गई थी। दादी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की थी। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आएगा। मगर दर्शनी तो कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी। उसे विनोद की शक्ल सूरत से ही चिढ़ हो गई थी। उंगलियों में दर्द होने लगा। उसने दोनों हाथों में अपना सर गिरा लिया। तभी बेड पर धीरे से उसके मोबाइल की बेल बजी। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। दर्शनी ने कॉल रिसीव की। मोबाइल को कान से लगाया। मैंने सुना है कि तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? दूसरी तरफ से वह थोड़ा ठहरे हुए शब्दों में पूछ रहा था। दर्शनी एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। जी हाँ, बिल्कुल मना किया है। आखिर ऐसा क्या है आप में कि मैं आपसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाऊं? एक धोखेबाज आदमी हो। पहले तो माधवी पर डोरे डाल रहे थे। आप बेशर्म हैं। मुझे किसी भी एंगल से आप में ऐसी कोई खूबी नजर नहीं आती कि मैं आपसे शादी करूं। वह बगैर रुके बोलती जा रही थी। दूसरी तरफ वह चुपचाप था। हाँ, अब उसके कानों की लौ तक सुलग उठी थी। तो ठीक है, मैं बता देता हूं कि तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी चाहिए। उसने कॉल काट दी थी। दर्शनी ने हैरानी से मोबाइल को देखा। अगले ही पल उसके व्हाट्सएप पर दूसरे नंबर से कुछ मैसेज रिसीव हुए थे। दर्शनी ने मैसेज खोला तो जैसे उसके कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मोबाइल छूटकर नीचे गिरा था। वह फटीफटी निगाहों से मोबाइल को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह सच था। उसकी तस्वीर थी जो बिल्कुल छुप कर ले गई थी। वह तस्वीर जब दर्शनी अपने बाथरूम में नहा रही थी तब खींची गई थी। वह बहुत ही शर्मनाक तस्वीर थी। अब उसका कमजोर कड़ी उसके पास था। वह कांपते हाथों से उसने मोबाइल उठाकर दूर फेंका, जैसे उसे यकीन न आया हो कि जो कुछ उसने देखा था वह सच था या झूठ। मगर वह सच्चाई अब उस तस्वीर में कैद हो चुकी थी। कांपते हाथों से उसने वह तस्वीर डिलीट की। मोबाइल पर दोबारा से विनोद कॉल कर रहा था। दर्शनी का सांस कहीं सीने में ही गुम हो गया था। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की। मोबाइल कान से लगाया। मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, लेकिन जिस हाल में मैंने तुम्हें देख चुका हूँ, उसके बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। तुम समझ सकती हो ना? अगर यह तस्वीर तुम्हारे पूरे फैमिली ग्रुप में भेज दूं, तो सब लोग तुम्हें देखकर एंजॉय करेंगे। तुम्हें बहुत खराब लगेगा ना? मुझे तुम पसंद आ गई हो और विनोद का दिल जिस पर आ जाए उसे वह हासिल करके ही रहता है। मैं सुबह एक बार फिर भाभी को भेजूंगा। इस बार रिश्ते के लिए मना नहीं होना चाहिए। दो टुक अंदाज में कहते हुए विनोद ने फोन काट दिया, जबकि दर्शनी अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि फोन कान से हटा लेती।
उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वह डर की निगाहों से सामने दीवार को देखे जा रही थी। दर्शनी अपनी किस्मत का फैसला होते देख रही थी। उसने अपना कहा सच कर दिखाया। अगली सुबह नीचे होने वाले शोर ने उसे डरा दिया। वह नीचे आई तो जली मिठाई के डब्बों के साथ सामने बैठी थी। उसके जीजा अंकित भी थे और बाजू में उसके होने वाले ससुर थे। दर्शनी को नीचे आते देखकर उन्होंने प्यार से उसे बुलाया। हमने कब कहा कि हम उसे और ज्यादा पढ़ने नहीं देंगे? विनोद की जिद है। वह 1 हफ्ते के अंदर शादी करना चाहता है और मैं अपने बेटे की कोई जिद नहीं टालना चाहता। तुम्हारी बेटी को हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह जितना चाहे पढ़ सकती है। वहां तो रुपए पैसों की भी कोई कमी नहीं और ना ही उसे प्यार करने वाले लोगों की। आप बिना सोचे समझे हाँ कर दीजिए। दादी सामने बैठी उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने एक परेशान निगाह दर्शनी पर डाली, जिसके चेहरे पर कपकपाहट के असर थे। जी मैं तो हाँ कर दूं, लेकिन दर्शनी ही नहीं मानती। वह पढ़ना चाहती है, दादी ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन वह पथरीले असर के साथ और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। हाँ आप हाँ कर दे दादी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मैं उनके बेटे से जरूर शादी करूंगी। उसने मुड़कर एक काट खाने वाली निगाह सामने बैठे उस आदमी पर डाली थी और उल्टे कदमों से सीढ़ियां चढ़ती हुई वापस अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। दरवाजे के साथ टेक लगाकर उसका दिल चाहा। वह अब फूट फूट कर रोने लगे। आज इज्जत के साथ उसकी पूरी जिंदगी भी दांव पर लगी हुई थी। जबकि नीचे बैठे विनोद और लोकेश परेशान रह गए थे। अरे बस अब देर किस बात की दादी? अच्छा है ना, अपने जीते जी अपने दर्शनी के कर्तव्य से भी मुक्त हो जाए और इस घर में मैं हूं तो फिर परेशानी किस बात की है? जूली ने आगे बढ़कर दादी के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने धीरे से सर हिला दिया। हकीकत तो यह थी कि खुद वह अपनी सेहत की तरफ से भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उनके अलावा जूली और दर्शनी का कोई था भी नहीं। ना चाहते हुए भी उन्होंने इस बात पर सर हिला दिया और वे लोग तो जैसे बंजर जमीन पर सरसों उगाने को तैयार बैठे थे। 3 दिन के बाद की शादी की तारीख रख दी गई। लोकेश अपने ऑफिस चले गए थे। यूं भी उनके पास वक्त जरा कम ही होता था, मगर फोन पर उन्होंने विनोद को खबर कर दी थी कि वह जो बेताबी से छत पर टहल रहा था, खबर सुनते ही उछल पड़ा था। उसे पक्का यकीन था कि अब उसकी दुल्हन बनने में एक पल की देरी भी नहीं लगाएगी। मेहंदी और हल्दी के रस्म बीतते ही लाल जोड़े में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो भी उन्हें देखता वह हैरान रह जाता। इतनी कम उम्र की पत्नी लेकिन बहुत खूबसूरत। चांद सूरज की जोड़ी बनाई गई थी। भगवान ने दर्शनी के दिन फेर दिए थे। दोनों बहनें एक ही घर में राज करेगी। रिश्तेदारों की बातें दर्शनी के कानों में पड़ रही थी, जहां वह स्टेज पर बैठी फोटो खिंचवा रही थी। एक गुस्से से भरी मुस्कुराहट उसके होठों पर फैली दिखाई दे रही थी। राज करूंगी या बर्बाद हो जाऊंगी यह बात तो मैं ही जानती हूँ। एक आंसू उसके गालों से टपक कर नीचे जा गिरा था। उसे अच्छी तरह पता था जो आदमी उसकी इज्जत को हथियार बनाकर उससे शादी कर रहा था, वह भला उसकी इज्जत क्या करता। उसने उसके जिस्म का सौदा किया था और अपनी इच्छा पूरी होते ही वह उसे किसी टिश्यू पेपर की तरह कचरे में फेंक देगा। विनोद की बेताबियां चरम सीमा पार कर रही थी। वह बस कुछ ही पल बाकी थे जब उसकी निगाह सामने पड़ी। माधवी चलती हुई उसके तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी जख्मी मुस्कुराहट थी। यह है तुम्हारी मोहब्बत। मुझे जी भरकर इस्तेमाल करने के बाद अब तुम इस लड़की से शादी कर रहे हो। दर्शनी यह तुम्हें भी इस्तेमाल करके फेंक देगा। इस आदमी के नज़दीक लड़कियों की कोई हैसियत नहीं है। तुम्हें तो शायद किसी खास इंतकाम लेने के लिए दुल्हन बना रहा है, वरना तुम तो इस लायक भी नहीं कि उसके बराबर बैठ सको। नफरत से कहती हुई उसने दर्शनी पर एक निगाह डाली जो धुआं चेहरे के साथ कभी उसे देखती कभी विनोद को। विनोद बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए बैठा था। यहाँ से चली जाओ माधवी, क्यों अपना तमाशा बना रही हो? वह गुस्से से मुस्कुराती हुई हील पहनी टकाटक बजाती हुई वहां से चली गई थी। विनोद ने जल्दी ही विदाई करवा दी। अब शादी हो चुकी थी जिस वक्त उसे विनोद की गाड़ी में बिठाया जाने लगा। दर्शनी को यूं लगा जैसे उसका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो।
उसे अपने साथ बैठे उस आदमी से बहुत डर लग रहा था, आज जिसके बारे में हर कोई तारीफ कर रहा था। मगर वह खुद क्या था? वह जिस निगाहों से उसके हाथ में पकड़े उस मोबाइल को देख रही थी जिसमें उसने दर्शनी की नंगी तस्वीर खींचकर भेजी थी। घर लाते के साथ उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। वह हैरानी से उस महल जैसे घर को देख रही थी। कोई और होता तो अपनी किस्मत पर नाच करने लग जाता, लेकिन वह थी। वह आने वाले पल के बारे में सोच सच कर डर रही थी। विनोद का ख्याल आते ही उसने हाथ से अपने माथे पर लगा टीका नोच कर फेंक दिया था। एक एक करके वह कानों में पहने झुमके भी उतार कर फेंक दिए थे। हाथों की चूड़ियां उतार कर फेंक रही थी। जब वह कमरे में दाखिल हुआ, आहट सुनते ही वह जहां थी वहीं थम कर रह गई थी। कमरे में दाखिल होते विनोद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपना शगुन का दुपट्टा नीचे फेंक दिया था। बाल बिखरे हुए थे, जेवर सारे कमरे में फैला हुआ था। उसकी पीठ विनोद के तरफ थी। धीरे से दरवाजा लॉक करते वह धीरे धीरे चलता उसके पास आया। बहुत गुस्सा आ रहा है। जानता हूँ गुस्सा तो आएगा क्योंकि मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे शादी की है। लेकिन बैठो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। उसने उसे कंधों से थामना चाहा मगर दर्शनी ने उसे एक जोरदार धक्का दिया था। दूर रहो मुझसे, तुम एक बहुत गिरे हुए इंसान हो। मुझे नहीं रहना। मुझे आ रही है आपसे। आपके इस पहाड़ जैसे जिस्म से कौन सी बुराई नहीं है जो आप में नहीं। शराब आप पीते हैं, लड़कियों के साथ गलत संबंध आप रखते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से आपको माधवी के साथ देखा था। दूसरों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं। कौन सी अच्छाई है आपके अंदर जिसे देखकर मैं आपको अपना पति स्वीकार करूं? नफरत है मुझे आपसे। वह बेबसी से रोते हुए जोर जोर चिल्ला रही थी। विनोद ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। चुप हो जाओ दर्शनी, बाहर सब लोग सुनेंगे, उसने धीरे से कहा। लेकिन वह एक बार फिर जोर से चिल्लाई थी। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, अभी और इसी वक्त। मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वह एकदम बाहर की तरफ लपकी थी। उसी पल विनोद ने उसे दोनों बाजू से दबोचकर अपने सामने कर लिया था। अब किस लिए अपने आप को बचा रही हो? अब तो शादी हो गई है। अब कहाँ जाओगी? यही तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी बात सुनो। वह उसे कहना चाह रहा था, लेकिन वह बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उसके चुंगल से निकलने के लिए वह नाकाम कोशिश में जुटी हुई थी। हाथ पांव मार रही थी और यही बात विनोद के अंदर की आग को और भड़का गया था। वह तो उसे अपनी बीवी बनाकर बहुत खुश था। उसे बताना चाहता था कि उसने दर्शनी की तस्वीर हमेशा के लिए अपने फ़ोन से डिलीट कर दी है और अब वह उसके साथ एक सच्चाई से भरी रिश्तों में रहना चाहता था। लेकिन वह तो उसे और ज़्यादा भड़का रही थी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसे एक झटके से बेड पर पटकते हुए उसने अपनी शेरवानी के बटन को खोले थे।